से तो आपको पता चलेगा 2.25 लाख रुपए। आप मुझे बताइए कि 2 एकड़ जमीन में ऐसी कौन सी फसल है कि जो लेने के बाद 2.25 लाख रुपए खर्च जाकर बचते हैं, जिससे वो अपना परिवार चला सके। बच्चों के कपड़े ले, शिक्षण ले, दवाई ले, जो भी खर्चा उसका होगा वो करने के लिए उसके पास 2.5 लाख रुपए बचने चाहिए। ऐसा कोई भी सोर्स आज नहीं है। मैं हमारे किसान नेताओं से भी ये पूछता हूं कि आपको अगर स्वामीनाथन ने बताया उस तरीके से 1.5 पट नहीं, 2 पट, 4 पट भी अगर भाव दे दिया गया तब भी 2.25 लाख रुपए आपके 2 एकड़ वाले किसान के पास नहीं बचते। तो क्या किया जाए? तो सिस्टम में बदलाव। देखिए, दुनिया भर की खेती, आप उधर अगर देखेंगे दुनिया भर में क्या है खेती का, तो वहां आपको दिखाई देगा कि वहां पर खेती कॉरपोरेट तरीके से कंपनियों द्वारा होती है। इसका मतलब यह है कि वहां के किसानों ने कंपनियां बनाई हैं। भारत के किसान कंपनी नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? नहीं बना सके, क्योंकि सीलिंग का कानून है। कंपनी बनानी होगी तो आपको ये लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। आप ये लिमिट तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और भी कुछ कानून हैं कि जिसके कारण भारत में किसानों की कंपनियां नहीं बनी। उसके दुष्परिणाम जो हैं वो भयंकर है। पहला दुष्परिणाम तो यह है कि मार्केट में ज्यादा लोग अपना माल लेकर बेचने के लिए जाते हैं। किसानों की संख्या ज्यादा है और इसलिए वहां पर भाव गिराना व्यापारियों के लिए आसान हो जाता है। अगर किसानों की कंपनियां बन जाएंगी तो मार्केट में जाने वाले की संख्या कम होगी और वो भाव अपना बचा सकेंगे या अपने मन के हिसाब से भाव ले सकेंगे, जो कि आज मुमकिन नहीं है। ये परिणाम हुआ है सीलिंग के कारण। भारत का एग्रीकल्चर, जबकि ये देश सुजलाम सुफलाम है, वास्तव में सुजलाम सुफलाम है। यहाँ पर धूप है, यहाँ मानसून है, यहाँ नदियां हैं, यहाँ पर अलग अलग पोत की जमीन है। ये सारी हमारा वैभव है हमारे देश का, लेकिन हम खेती के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। उसका मुख्य कारण मुझे जो लगता वो ये सीलिंग का कानून जो है, वो सीलिंग का कानून सबसे बड़ा सैबोटेज, यानी हमारे पीठ के पीछे खंजर खोपा गया उस तरीके की स्थिति बना दिया है। सीलिंग का कानून है। सीलिंग के कानून के कई चर्चा हो सकती है कि क्या भूमिहीनों को वो जमीनें, जो सरप्लस जमीन थी, वो भूमिहीनों में बांटी गई। तो भूमिहीनों में बांटने का परिणाम क्या हुआ? वो बेचारे अल्प भूधारक हो गए। उनका तो स्पीड से डिक्लाइन हुआ। आज वो तो गुंठे में आ गए हैं। उनका क्षेत्र बहुत ही छोटा हो गया है। और और दूसरा अन इकोनॉमिक बात जो हम लोगों ने की वो ये है कि निसर्ग का जो क्रम है दुनिया भर में, कि खेती में 4 भाई अगर हैं तो एक भाई खेती में रहेगा, 3 भाई अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे। एक प्रोडक्शन में रहेगा, एक सेवा में रहेगा, एक वाणिज्य में रहेगा, कुछ और क्षेत्रों में रहेगा। 3 क्षेत्र अलग रहेंगे और एक भाई खेती में रहेगा। 25% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में रही तो चलेगा, लेकिन 75% बाहर रहना चाहिए। आज हमारे देश में 75% एग्रीकल्चर में और 25% बाहर हैं। ये टेंशन है। जैसा जमीन का विखंडन हुआ उसके कारण लोग जमीन में फंसते गए, अटकते गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। ये कई और भी गिनाए जा सकते हैं सीलिंग के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से समय बहुत कम बच रहा है, तो मैं दूसरे कानून की तरफ आता हूं। वो कानून है आवश्यक वस्तु कानून। इसको समझ लीजिए कि ये जीवन आवश्यक नहीं है, ये है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु। आप लोगों में अगर कोई वकील है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी कानून अगर बनता है तो उस कानून में जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी व्याख्या की जाती है पहले पैराग्राफ में। तो ये जो कानून बना है ना, इस कानून में पहले पैराग्राफ में क्या व्याख्या की गई है पता है? आवश्यक वस्तु, इस शब्द का अर्थ क्या होता है?
तो कानून के किताब में ये लिखा हुआ है, सरकार जो चाहेगी वो वस्तु आवश्यक वस्तु होगी। अजीब है दुनिया का ये कानून। ये लिखित है, मैं अपने दिल की बात नहीं कर रहा हूं, और ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, 1955 में लागू किया गया। ये आप इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 डालिए और गूगल पर भी चेक कीजिए, उसके पहले पैराग्राफ में ये ही व्याख्या लिखी गई है कि आवश्यक वस्तु कानून, आवश्यक वस्तु यानी सरकार की जो मर्जी होगी वो वस्तु आवश्यक वस्तु कहलाएगी। ये कानून ने लाइसेंस परमिट कोटा राज को जन्म दिया। ये कानून के कारण ही किसानों को भाव नहीं मिला। ये कानून मदर लॉ है। इसने मार्केट कमेटी एक्ट बनाया, जिसका अभी दुबे जी जिक्र कर रहे थे कि मोदी सरकार ने गड़बड़ ये की कि नए कानून लाए, लेकिन पुराने कानून रद्द करने की तो बात ही नहीं की। आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से प्याज को तो निकाल दिया, लेकिन वेरी नेक्स्ट जो ये कानून से बना हुआ दूसरा कानून था, वो निर्यात का कानून, जो एक्सपोर्ट एक्ट है हमारा, उस कानून को लागू किया और उसके तहत प्याज के ऊपर पाबंदी वैसी की वैसी रख दी। हमारे जो ट्रक बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे वो सीमा पे रोक दिए गए। वो वहां की प्रेसिडेंट ने मोदी को फोन किया कि भाई वो उतने जो दरवाजे पे आके खड़े हुई प्याज है उसको तो अंदर आने दो, हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारे देश के किसानों का भी फायदा होगा। दूसरे देश से कहा गया, इसलिए वो उतने ट्रक्स फ्री किए गए। आप जो है सरकार, अब सरकार जो है ना चुनाव को देखती है, हम चुन के कैसे आएंगे। उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात सत्य या किसानों का हित, देश का हित, ये बातें उनके लिए माने नहीं रखती। उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, ले लिया वापस। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो अनिच्छा से आए कानून थे, मजबूरी थी। जीडीपी -24 हो गया था, इसलिए वो कानून लाने पड़े थे। लेकिन जब जैसे ही चुनाव सामने आए, इन लोगों ने दुम दबाई और चुनाव के मैदान में भाग गए। मुझे कोई टीका टिप्पणी करनी नहीं है। मैं किसान के ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ने किसानों को ही बर्बाद किया ऐसा नहीं है, तो प्रशासकीय पूरा भ्रष्टाचार इस कारण हुआ। आप देखिए इंडस्ट्रीज कहाँ बनती है, राजधानियों के आसपास। क्यों सुदूर गांव में क्यों नहीं बनती? उसका कारण यह है कि वो प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सरकारी अधिकारियों को खुश करना पड़ता है, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी ने उन अधिकारियों को कुछ अधिकार दिए हैं। इसलिए बंबई में रहने वाला आदमी के लिए वो आसान हो जाता है, दूर चंद्रपुर से आने वाले आदमी के लिए वो मुश्किल होता है। हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल नहीं हुआ, नहीं तो खेती पे प्रक्रिया करने वाले अगर कारखाने बन जाते तो हमारा देश कहाँ का कहाँ चला जाता। लेकिन हमारे पास प्रक्रिया उद्योग विकसित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया गया। ये दो कानून है, मैं पूरे विस्तार से नहीं बता रहा हूं इस समय, क्योंकि समय अब मेरे ख्याल से मेरा खत्म हो गया है। एक ही मुद्दा बताऊंगा, और वो तीसरा जो मैंने कहा था सैद्धांतिक पक्ष, वो तो रोक ही दूंगा। एक ही मुद्दा, ये कानून इतने बुरे हैं, ये कानून संविधान के विरोध में है, ये कानून मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं, इसके बावजूद भी ये क्यों बने रहे? कोर्ट में कौन क्यों नहीं गया? तो आपको बता दूं कि 18 जून 1951 को हमारे संविधान में पहला संशोधन किया गया, और वो संशोधन के तहत एक नया परिशिष्ट अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और उसके बारे में ये संविधान संशोधन किया गया कि शेड्यूल 9 में जो कानून डाले जाएंगे वो कानून कोर्ट के सामने नहीं आएंगे, कोर्ट उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हमारा संविधान संशोधन है ये। हमारे संविधान ने कुछ कानूनों को ऐसी छूट दे दी है कि वो सिर्फ सरकार बनाएगी और लागू करेगी, कोर्ट उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकता। आज 1951 में तो मैं नहीं था,
लेकिन आज मैं देख रहा हूं, संविधान का किताब आपके भी हो तो आप भी देखिए, शेड्यूल 9 में 284 कानून है, कानून की लिस्ट है परिशिष्ट 9 में, और उसमें से 250 कानून मात्र किसानों से संबंधित है। और ये सीलिंग कानून, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, टेनेंट एक्ट, न जाने और कितने किसानों से संबंधित कानून, वो कानून उसमें डाल दिए गए हैं। यानी किसान को न्यायालय का दरवाजा बंद कर दिया गया है, इसलिए ये कानून हमारे आजाद देश में बरकरार रहे हैं। ये हमारे ह्यूमन राइट का विषय है, ये हमारे लोकतंत्र का विषय है, ये हमारे न्यायपालिका का विषय है, ये हमारे देश का विषय है। ये मात्र किसानों का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है कि यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या को सेकेंडरी सिटीजनशिप कर दी गई। तो किसानों की आत्महत्याओं से मुक्ति का मार्ग जो है वो जाता है संविधान के से, कानून से जाता है। वहां पर बदलाव करना आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, सब लोग जो है बजट की तरफ आंखें लगा के बैठे हुए हैं। बजट में हल नहीं है, बजट में कोई हल नहीं है, हल है कानून की किताब में। वहां से जो बेड़ियां बांधी भी है, अरे भाई अगर हाथ पैर को बेड़ी बांधी भी है और सामने पंच पकवान ला के रख दिया, वो खाएगा कैसा? उसके हाथ पैर तो खोलो। हाथ पैर बांध के बजट में कितनी भी सुविधाएं दी तो उसका किसानों को लाभ नहीं होता। ये 75 साल में हर साल आने वाले बजट को देख के भी हम नहीं अगर सीख रहे होंगे तो आपका तो भगवान ही भला करे। हमारा मुद्दा ये है कि किसान की आत्महत्या ये राष्ट्रीय आपत्ति है और ये आपत्ति का हल कानून में है, उसको बदलाव लाना आवश्यक है। धन्यवाद जी, मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरा सिद्धांतिक पक्ष में फिर कभी बताऊंगा। जी आदरणीय, आपने महत्वपूर्ण पहलू पर बात रखी है और बातें आगे भी जारी रहेंगी। मैं सदन की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय पवन कुमार सर तक पहुंचूं, उससे पहले एक प्रश्न ये है कि किसानों की आत्महत्याएं जो हो रही हैं, जो हुई हैं, आपने एक दिन का उपवास भी रखा और ये सिलसिला आगे भी बढ़ा है। तो ये एक दिन का उपवास और जो किसानों की आत्महत्याएं हैं, इनसे क्या संबंध है और क्या प्रेरणा मिलती है? जी, 19 मार्च 1986 को मैंने जैसा बताया, साहेबराव करपे की आत्महत्या ये बहुत बड़ा हादसा था। हमने असल में हुआ ये भला कि मैं गए 40-50 साल से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और आत्महत्याएं रोज हो रही हैं, तो मैं अपने आप को फेल मान रहा हूँ कि भाई हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हम कमजोर पड़ रहे हैं, हम पूरी ताकत नहीं जुटा रहे। गिल्ट मेरे मन में आया तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि भाई 19 मार्च यानी साहेबराव करपे की जिस दिन आत्महत्या हुई उस दिन हम लोग उपवास, यानी मैं उपवास करूंगा। तो मेरे को तारीख का कंफ्यूजन था, 16 तारीख थी या 19 तारीख थी। तो मैंने मेरे एक मित्र को फोन किया तो उसने मुझे ये बताया कि 19 मार्च है, क्या करोगे? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा उपवास। तो कहने लगा हम भी करते हैं, आप यहाँ आ जाइए, हम लोग दिन भर एक साथ बैठेंगे, शिविर भी हो जाएगा और उपवास भी हो जाएगा। तो मैं भी थोड़े से लालच में आया तो मैं वहाँ गया, महागांव जहाँ साहेबराव करपे का गांव है, वहाँ हम लोग गए और वहाँ हमने एक दिन भर का उपवास किया 2017 में। और उसके बाद बड़े पैमाने पे दूसरे साल लोगों ने 19 मार्च को उत्स्फूर्त तरीके से किया। अभी भी हर साल 19 मार्च को लाखों लोग करते हैं। ये उपवास में है ना, कोई डिमांड बेस उपवास नहीं है, ये हम अपने लिए करते हैं। डिमांड बेस क्या होता है कि आप कोई निवेदन सरकारी अधिकारी को जाके देते हैं, ऐसा कोई निवेदन देना नहीं है, कुछ नहीं। आपको उपवास करना है और चिंतन करना है कि किसानों की आत्महत्या क्यों होती है, ये कानून क्या है, ये कानून कैसे बदले जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये और किसने करना चाहिए? किसान पुत्रों ने, जो शहरों में रोजगार के लिए गए हैं, जो एग्रीकल्चर से बाहर निकले हैं, ऐसे लोगों ने आग्रह पूर्वक उपवास करना चाहिए। तो ये उपवास एक गांधीयन तरीका है।
यानी आजकल जो मांगों को लेकर जो उपवास होते हैं, वो पॉपुलर उपवास छोड़ दीजिए, हमारे उपवास में कोई मांग नहीं है। मैं ये मानता हूं कि उस दिन हम जब उपवास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी कमिटमेंट बढ़ती है, और वो कमिटमेंट जो है किसानों की आज़ादी के तरफ ले जाने वाली कमिटमेंट, वो बढ़ जाती है। तो ये हमको बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। हर साल 19 मार्च को हम लोग उपवास करते हैं, और जो किसानों ने आत्महत्या की उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना ये मुख्य काम होता है। लोग अपने घर में बैठ के भी करते हैं, मतलब अपना काम करते करते, नौकरी करते हुए, खास तौर से महिलाएं बड़ी संख्या में ये उपवास करती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसानों की आत्महत्याएं हुई, लेकिन देश के किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में कभी भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि ये चोर लोगों ने श्रद्धांजलि देने से कुछ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको किसानों के प्रति क्या भावना है आपकी, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन ये फटे हाल किसान और किसान के बच्चे हर साल 19 मार्च को उपवास करते हैं, किसान पुत्र करते हैं। ये 19 मार्च का जो है हर साल का हम लोगों का एक प्रोग्राम बन गया है। जी। इस तरह से एक आपने एक आरेख खींचा है, एक लाइन खींची है, जो कि किसानों की आत्महत्याएँ क्यों हो रही हैं। हालाँकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और समय की सीमाएँ भी अपनी है, और ये प्रश्न भी आपकी समक्ष आएँगे, आपके पास आएँगे। मैं सभी शब्दों को और पूरी विषय के साथ पहुँचता हूँ पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और राजने पवन सर से निवेदन करता हूँ, कृपया आप आएँ और अपनी टिप्पणी और वार्तालाप साझा करें। जी, धन्यवाद दिनेश जी। आज के हमारे मुख्य वक्ता अमर जी का अभिनंदन है। उन्होंने इस बारे में अपनी जो अनुभव है आज हमें बताए हैं, और ये वाकई बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो एक तो किसान की हत्याएं हो रही हैं, दूसरा जो शहर में जो लोग हैं विशेषकर, उनका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। ये मैं देखता हूँ पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के मुकाबले हमारा सबका एक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें तो वैसे ही कम करना है, खाने को भी कम ही करना है। बाकी सब चीज़ों को भी जो पैकिंग और इतने तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि हमारी भूमि की धारण क्षमता ही नहीं है। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को कम करना है। ये जो उपवास है, उपवास भी हम अपने शरीर में भोजन कम देते हैं उस दिन हम कुछ आध्यात्मिक रूप से भी शायद आप इसमें करते होंगे। आपने बताया कि महिलाएं इस चीज में आपके साथ ज्यादा जुड़ती हैं। मुझे लगता है कि हमें ये जो उपवास है ये हमें और करने चाहिए। ये उपवास इसलिए नहीं कि इसलिए ही नहीं कि किसान ने आत्महत्या की, बिल्कुल, क्योंकि हम दूसरे जो धरती है उसके जो प्राणी हैं उसकी भी आत्महत्या कर रहे हैं, धरती के जो तत्व हैं उसकी भी हत्या कर रहे हैं। तो केवल ये आत्महत्या ही नहीं, दूसरे की हत्या का भी जो पाप है वो हमारे सर में पड़ने वाला है, क्योंकि हम वो धारण क्षमता को हम खो दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, और एक अलार्मिंग तरीके से ये आगे गड्ढे की तरफ जा रही है। और इसमें कई बार लोग कहते हैं कि हमारा अगर टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो ऐसा हो जाएगा, इतना कार्बन अगर बढ़ गया तो फिर ये हो जाएगा। तो हमें अपना कंजम्पशन कम करना है। मेरी तो टिप्पणी ये है, मेरा सुझाव भी यही है। अपनी जो अनावश्यक चीजों के जो हम कर रहे हैं उसको अगर हम कम करते हैं तो हम सब धरती माता को जो हम एक करेंगे उसमें एक वृहद रूप से मैं सोच रहा हूँ। और किसान की जो प्रत्येक वर्ष आप 19 मार्च को मनाते हैं, उनका पर्व बनता है, उनके लिए एक श्रद्धांजलि होती है। उनको हम याद करते हैं कि वो किसी जो भी कारण थे वो नहीं कर पाए, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन उसके साथ ही ये जो और भी वाइडर वृहद जो है, मेरी जो सोच है इसमें उसमें अगर किसी की भी और टिप्पणी भी हो उसको भी कर सकते हैं, एक दिन अलग से भी इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये धन्यवाद लोगों को। जी, निश्चित ही ये उपवास कोई डिमांड बेस्ड नहीं है, जैसे आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने कहा है
ये आत्मनिवेदन भी है और आत्मचिंतन भी है। और ये किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कोई आत्मचिंतन करे, कोई लाख व्यक्ति आत्मचिंतन करे 150 करोड़ जनसंख्या, हाँ, के देश में, तो काम तो नहीं चलेगा। उसी तरह नहीं चलेगा जिस तरह से कहा है आदरणीय ने कि हमारे खेत तो वहीं के वहीं रह गए, हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई, हमारे खेतों की लिमिट आगे नहीं बढ़ रही है। और तब तो अगर ऐसा ही रहा तो ऐसे भी हो सकता है कि हमें एक दिन नहीं कई दिन का उपवास करना पड़ेगा, ताकि कम खाओ, हम जमीन आगे इसमें आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे या इसका विस्तार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ बातें होंगी, कुछ इसकी भी लिमिट्स होगी, जो भी होगा। पर एक बात ये भी मुझे देखने को मिली पिछले दिनों, कोई मैं यही देख रहा था कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, हमारे जो केमिकल्स हैं, खेतों में पड़ने वाला जहर है, वो भी किसानों को आत्महत्या करने के लिए कितना सरलता दे देता है। तंगी में आया हुआ किसान, कर्जे में आया हुआ किसान, परेशान किसान के पास जब विवेक की क्षण कमजोर पड़ जाते हैं, तो घरों में पसरा हुआ जहर उसके लिए एक मुफीद बन जाता है, एक सरल बन जाता है और उसको वो पकड़ लेता है। वास्तव में अगर इस पर भी अगर चिंतन हो, जो अन्य बातें हैं, साथ में जो कानून हैं, और इतनी सरलता से आदरणीय ने बात रखी है, इस पर चिंतन हो, क्योंकि ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, ये सोच समझने की बात है। और न तो ये भावनाओं की है, न प्रदर्शन की बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचता हूं कि आपके जो भी विचार उभर रहे हों या प्रश्न उभर रहे हों, कृपया आप सदन की इस पटल पर रखिएगा। आदरणीय एल की यादव जी का हैंड रेज है, कृपया आप बात रखिएगा। जी, और सदन को प्रणाम। ओम। जैसा कि आज आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता अमर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, आपका काम भी महत्वपूर्ण है जो आप कर रहे हैं। आदरणीय पवन जी ने उपवास के ऊपर अपना टिप्पणी दे दी है, लेकिन जो आपने कहा है कि किसानों का रकबा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से किसान की जो शादी है, ब्याह है, उसका खर्च है, उसके वहन करने में उनको दिक्कत आ रही है। और जो घर में बीमारियां हैं, जैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं, जिसको खर्च, जिसकी लागत बहुत है, किसान के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से आत्महत्या हो रही है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से और हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय से कि जो आपने कहा है कि सरकार ने आज तक जो है किसानों का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं रखा है। पहले तो मैं अपने आप में बता दूं कि मेरा नाम मुन्नीलाल यादव, मैं पेशे से किसान हूं। मैंने बचपन से अपने पिताजी के साथ वो खेती की है, राहट हाँका है, बैल को राहट में न करके पानी कुआं से खींचा जाता है, वो काम मैंने स्वयं किया है। मैंने खेत में पानी हाथ से दिया है, मैंने हल हाँका है। मैंने जो जो आज की हार्वेस्टिंग जिसको कहने लगे हैं, पहले दाएं हुआ करती थी, बैलों को एक साथ 7-8 बैलों को करके उससे जो है हम अपना गेहूं उगाते थे। रात में हमने गेहूं का थ्रेसिंग नहीं होती थी, उस समय हमने खेती की है। मतलब मैं एक बिल्कुल शुद्ध किसान हूँ और एक छोटा सा किसान। पहले हमारा जो परिवार था, हम 4 भाई थे, पिताजी थे, यानी 5-6 परिवार थे, और हमारे पास जो जमीन थी मात्र जो है हम 1 एकड़ के खेत में खेती करते थे। शेष खेती हमारी ऐसी डली रहती थी, क्योंकि एक हमारा पशुओं के लिए होता था, चारे के लिए होता था, एक हमारे लिए होता था, और उसमें हम जो है पूरा परिवार आराम से जो है खेती करके और पालन पोषण करते थे। अपेक्षाएं भी बहुत बिल्कुल नहीं थी, कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं थी। अगर जो है शादी ब्याह होते थे, बैलगाड़ी से शादियां होती थी, सब लोग, गांव के लोग इकट्ठे आकर के, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है, तो उसकी अगर खेती का समय है तो वो बोनी कर देते थे, वो उसकी फसल काट देते थे। ऐसा आपस में जो है समन्वय था गांव में। मैं अपने यहाँ की परिस्थिति बता रहा हूँ, वहाँ किसी को कोई ये नहीं था कि हमारा कहाँ क्या, और कोई दिखावा ना कुछ नहीं, ना कोई महंगी शादी नहीं होती थी।
आज के और पुराने परिवेश में अंतर क्या आ गया, उसका कारण क्या है, इस पर भी विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हम लगातार आंकड़े की बात करें, हम आत्महत्याओं की बात करते रहें, तो जो है ये आंकड़ा नहीं उसका कारण नहीं हम पहुंच पाएंगे। कारण है जो केमिकल है, जो रासायनिक जो प्रोडक्ट चले हैं, जो कंपनियां आई हैं, जो किसान को प्रलोभन दे करके, जो हरित क्रांति के नाम पर किसानों को विदेशी कंपनियों ने प्रलोभन दिया है, जिससे किसान की लागत आई है, और लागत ज्यादा होने के बाद वो कर्ज में हुआ है, और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उस दबाव में उस किसान ने आत्महत्या करना शुरू किया है। ये मुख्य कारण हो सकता है, ना कि ये कारण हो सकता है कि उसकी जमीन हल्की होती है। जमीन बढ़ेगी थोड़ी, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जमीन थोड़ी बढ़ेगी। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि इस पर विशेष विचार किया जाए कि जो रासायनिक खेती जो हो रही है, रासायनिक केमिकल का प्रयोग कम किया जाए। एक ऑप्शन दिया जाए, चाहे वो सरकार को भी अपन दे सकते हैं कि प्राकृतिक जैविक, जैसे हमारे अभी नर्मदापुरम में हमारे किसान भाई फार्म लैब तैयार करके ट्राइकोडर्मा बवेरिया वेसियाना आदि सब अपने स्वयं बनाने लगे हैं। स्वयं बना करके अपने पास जो डीएपी यूरिया के एवज में वो प्रोडक्ट डालते हैं, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी और लागत कम होगी। तब इस पर जरूर विचार किया जाए। और महाराष्ट्र के जहां भी जो किसान हमारे इस प्रकार के जो आंकड़े हैं अधिकतर आत्महत्या के, उस क्षेत्र में हम सबको, आदरणीय मुख्य वक्ता हमारा साहब को और इनकी पूरी टीम को और हम सबको मिलकर के उस क्षेत्र में जाना चाहिए, उन किसानों को सबल बनाना चाहिए, ताकि आगे ऐसी कोई आत्महत्या ना हो। मैं इसी सुझाव के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसमें दो चीजें सोचने जैसी हैं। पहली बात यह है कि जहां केमिकल्स हमारे देश से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहां किसानों की आत्महत्याएं होती हैं क्या? अगर नहीं होती होंगी तो इस चीज को कैसा कारण माना जाए? नंबर वन। दूसरी, कई देश हैं जहां, भारत में तो एक्चुअली बहुत कम इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड का, दूसरे देशों में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आत्महत्याएं भारत में सबसे ज्यादा हो रही हैं। नंबर टू, किसान की व्याख्या जो है ना, क्या है किसान की व्याख्या? क्या आप खेती करते हैं इसलिए आप किसान हैं, या आपके नाम पे जमीन है इसलिए आप किसान हैं? नहीं, हम लोगों ने किसान की व्याख्या की है कि आपका सबसे बड़ा इनकम सोर्स अगर खेती है, तभी आप किसान हैं। आप इधर नौकरी कीजिएगा और आपके पास 7/12 है इसलिए आप कह दीजिए कि हम किसान हैं। आप किसान परिवार से जरूर आए हैं, लेकिन आज आप किसान नहीं हैं। मैं ये एक्सप्लेनेशन खास तौर से इसलिए कर रहा हूं कि ये गलतफहमी के कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय, नैसर्गिक खेती करना चाहिए या रासायनिक खेती करना चाहिए, इसके बारे में मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं। मेरा बस इतना कहना है कि सरकार ने इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग जो समर्थक हैं, वेलकम, आपने लोगों को समझाना भी चाहिए, हम लोगों ने समझना भी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए मैं उसका समर्थक नहीं हूं। क्योंकि जिस रासायनिक खेती का प्रॉब्लम आया, वो सरकार नहीं तो लाई थी। अब वो रोक देगी तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप सरकार को अलग रखिए और उसको जन आंदोलन के रूप में ही चलाइए। सरकार की दखल अंदाजी जो है वो मजबूर कर देती है। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज ए कोर्सिव फोर्स, वो मजबूर करने वाली ताकत है। उसका इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोगों को कन्विंस कीजिए कि आप ये नैसर्गिक खेती मत कीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कीजिए। ओके, मैं समझ सकता हूं, और ये चॉइस होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि सीलिंग के विरोध में जब मैं ये बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बड़ी जमीनों का समर्थन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारे ऊपर क्यों पाबंदी डाल रहे हैं भाई? आप कारखानों पे तो नहीं डालते कोई पाबंदी, हमारे ऊपर क्यों पाबंदी डाल रहे हैं? खेती कितने क्षेत्र में करना ये किसान ने तय करना चाहिए, ये उसका चॉइस होना चाहिए। सरकार ने उसमें भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। मेरा जो पूरा सूत्र है वो ये है कि सरकार की दखल अंदाजी न हो, वो किसान को पूरी आजादी मिले। जी जी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल समर्थक हूँ कि आपने कहा किसान किसको कहना चाहिए, किसान कौन है। जो किसान किसानी पर डिपेंड है, हम बिल्कुल 100% आपकी बात से सहमत हैं और आपकी बात का समर्थन करते हैं। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि किसान किसको कहना चाहिए और किसान कौन है।
ये इससे हम सहमत हैं। सीलिंग वाली बात क्या है, यहाँ जो देखने को अधिकतर मिला है कि कोई बड़े बड़े जो किसान होते हैं जिनके पास हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन होती है, और वो जो है सिर्फ जो वहाँ के अगल बगल के छोटे छोटे से मजदूर होते हैं उनको उसी के अपनी खेती में मजदूरी में लगाए रहते हैं, उनका परिवार भी होता है। सरकार ने उस सीलिंग के लिए ऐसा है कि इन किसानों को भी कुछ जमीन का हक मिलना चाहिए। इन छोटे छोटे किसान जो मजदूरी कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ जमीन मिलना चाहिए। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और किसी के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, इसलिए किसान ने ये कदम उठाया था। ये उसका ये नहीं था जी। मित्र ये इंफोसिस वाला जो है, उससे अगर हम ये कह देते कि भाई इतने सारे कंप्यूटर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे, और लोगों को भी इस्तेमाल करने दीजिए, आप सिर्फ 50 इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं, तो हमको नारायण मूर्ति मिलते थे। गाना गाने लता मंगेशकर को अगर बोल देते हम कि भाई दूसरे लोग नहीं गा पाएंगे, उनके लिए रखिए, आप साल में सिर्फ 12 गाने गाइए। अरे ऐसा नहीं होता। जमीन अगर ईमानदारी से कोई कमा रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है, उसके लिए कानून है हमारे पास। ईमानदारी से अगर वो 100 एकड़ ले रहा है तो आपको क्या दिक्कत है उससे? बेईमानी से ले रहा है तो उसको रोकिए। आपने सीलिंग लगाकर क्या किया? जमीनों को विघटन नहीं किया, वो भी मर गया और ये भी मर गए। जिनको जमीन मिली वो तो भी जी रहे क्या? वो भी मर गए। तो ये जो तरीका है वो एक तो पक्षपात करता है, इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं है। सहारा जो है ना बंगाल का था, उसको चिट घोटाले में पकड़े थे, तो उसको पूछा गया कि तू पैसे कैसे लौटाएगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 36,000 एकड़ जमीन है। उसके पास 36 एकड़ रह सकती है, किसान ने लिया तो हमको मजदूरों की याद आ जाती है। अगर मजदूरों की याद आ रही है तो लेबर की भी आना चाहिए, इंडस्ट्रियल लेबर की। कारखाना तो एक ही मालिकी का होता है, उसकी जमीन नहीं, उसका कारखाना नहीं बटना चाहिए। इसलिए ये नहीं, पक्षपात हो रहा होगा तो वो गलत है। वो पक्षपात किसान के बारे में हो या और किसी के बारे में हो, पक्षपात ये चीज अच्छी नहीं है। हमारे देश में 70 साल से किसानों के प्रति हो रहा पक्षपात नजरअंदाज किया गया है, और वो कानूनन संवैधानिक पक्षपात। यानी वैयक्तिक कोई अपना ओपिनियन रखता होगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार अगर उसका पक्षपात करने लगेगी तो उसकी तो कीमत बेचारे चुका रहे हैं, और इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। धन्यवाद। जी निश्चित ही ये चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, और एक संयत रूप से जो आगे बढ़ रही है, एक तरह से ये हम दही को मात रहे हैं और मक्खन निकल रहा है निश्चित ही। और मैं अगला हैंडरेज है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर का, आपको निवेदन करता हूँ आपसे कि आप बोलिएगा। ओम, सदन को नमन। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और इस चर्चा में जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो ध्यान आकर्षित किया है कानून के तरफ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कानून जो है वो अवरोध पैदा कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं स्वयं अपने गांव से मैंने सोचा कि चलो नागपुर चलते हैं और हम अपना गेहूं वहाँ महंगा बिक रहा तो हम अपने नर्मदापुरम से गेहूं वहाँ भेजेंगे। तो भैया मंडी एक्ट आड़े आ गया कि आप अपनी चीज को वहां नहीं बेच सकते, आप अपनी चीज को यहाँ से वहां बॉर्डर पार नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते भैया? बाकी का सामान तो बंगाल से अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से वहां तक बिक रहा, और हमारा सामान हम अपने प्रदेश या जिले से बाहर नहीं भेज सकते। ये चीजें जो है निश्चित रूप से कानून हमें बांध रहा है, और आज हमें एक नया दृष्टिकोण मिला है कि सरकार भी हमारी बेईमान है जो किसानों के साथ बेईमानी कर रही है। ये दृष्टिकोण आज हमारा खुला है। ये कहने की बात नहीं है कि सरकार जो है, सरकार हमेशा शोषण कर रही है, और वो शोषण करते आ रही है, ऐसा निश्चित हमको भी आज लगा है। और ये हमने तब महसूस किया जब हम नागपुर गए और हमने सोचा कि हमारे 10 किसानों का गेहूं हम वहां बेच देंगे, हम उसे नहीं बेच पाए, तो ये मजबूरी है कि हमें वहां रेट ज्यादा मिल रहे थे पर हम नहीं कर पाए। जी हो जी, आपने अपनी बात रखी, और बात ये भी आई है कि सरकार का इसमें दखलंदाजी ना हो कि किसान खेती किस तरह से करे। दूसरा पक्ष ये भी देखने में आता है, अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो विपक्ष भी
असल में सरकार हो हल्ला का भी एक माध्यम हो जाता है। अगर अच्छा करी तभी विपक्ष हल्ला करेगा, क्योंकि उसे वोट चाहिए, अगली सरकार उसने बनानी है। और गड़बड़ है तो तब हो हल्ला तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये जो कौम है सरकार या किसान की, वो अपने ही हाथों से आहिस्ता इस कार्य को आगे बढ़ाए, ऐसी भी बात समझ में आ रही है। इसी बात पर मैं आदरणीय किशोर दुबे सर से निवेदन करता हूँ कि जबकि समय की सीमा भी आज संकेत कर रही है और इतनी अच्छी चर्चा आगे बढ़ रही है, तो कृपया आज के इस सत्र के बारे में आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी के बारे में और अपनी टिप्पणी के साथ आज का जो सत्र है उसे समापन करने की कृपा कीजिएगा, और आगे भी ये चर्चा हो, ऐसा निवेदन में आदरणीय सदस्यों से करता हूँ। जी, आदरणीय दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। बस मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि आज के मुख्य वक्ताओं ने जो 3 बिंदु रखने वाले थे उसमें से 2 बिंदु रखे हैं और तीसरा बिंदु उनका रह गया है। अगर सदन चाहता है तो उन्हें फिर से आमंत्रित किया जाए और तीसरा बिंदु जो है वो भी रखा जाए, उस पर भी चर्चा हो। बस यही मेरा नम्र निवेदन है। सदन इसमें राय ले। धन्यवाद। हाँ जी, और क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज भी हो रहे हैं, अगर आप सभी की अनुमति हो तो इस सत्र को कल तक के लिए आगे बढ़ाते हैं और सभी प्रश्न जी डॉक्टर रोशनलाल सर आप बात कीजिएगा। सर आदरणीय मुख्य धन्यवाद दिनेश भैया। आदरणीय आपकी आवाज कम आ रही सर, आवाज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही। आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में आदरणीय मेहरा जी आपका कैमरा चल रहा है। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी हेलो।